हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 4 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। ये सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस के नाम से। एक एप्लीकेशन और हमारा चल रहा था पहले से, आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से। तो जहाँ पर 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको नजर आए, 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं, वो आशीष क्लासेस इंग्लिश एप्लीकेशन है। शायद आप उस पर जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सीधा सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, वो एप्लीकेशन आ जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए हैं। एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है आशीष क्लासेस के नाम से, जहाँ पे ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इस ग्रामर के कोर्स में आर्टिकल पार्ट है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। अंतिम एक टॉपिक है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे एक और नया कोर्स हमने कल ही यहाँ पे अपलोड किया है, कोर्स है ट्रांसलेशन वाला। काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि ट्रांसलेशन का बैच कब स्टार्ट होगा, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच स्टार्ट हो चुका है। इस पर यहाँ पर होगा क्या बता देता हूँ। यहाँ पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, एक डेमो वीडियो वहाँ प्रोवाइड करवाया गया है डे 01 का। डे 02 का वीडियो अपलोड हो जाएगा फिर आज, फिर नेक्स्ट डे 03 का। इस तरीके से 100 वीडियोज़ आपको मिलेंगे और हर एक सेशन में 15 सेंटेंसेज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो कोर्स आप बाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर ही आपको मिलेंगी। सब क्लासेस का पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे उनका पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप पहले प्रैक्टिस करके उसके बाद में आ सकते हैं। एक और जानकारी दे दूँ आपको कि अब जो आपके जो पीडीएफ्स हैं, मतलब जो कुछ ई बुक्स उपलब्ध करवाई गई थी आपको, उस ई बुक में भी एक ई बुक जोड़ दी गई है जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। जो 2 एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करते हैं पर डे एप्लीकेशन में, तो इनका जो वर्ड्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो एक ई बुक उपलब्ध करवा दी गई है वोकैबुलरी की। वो भी नई जो ऐप है आशीष क्लासेस वहाँ पर है, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ई बुक 3 मंथ्स के वर्ड्स हैं, 1100 के लगभग वर्ड्स हैं, 1100 प्लस वर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे आपको तीनों महीनों के। तो ये आप बाई कर सकते हैं। ये वाला कोर्स कल से स्टार्ट करेंगे। ये अवेलेबल है आशीष क्लासेस इंग्लिश पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आपको एक नंबर दे रखा है यहाँ पे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस नंबर पे आप बात करें, कुछ जानकारी चाहिए हो आप उस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स जहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है इसमें, एक एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आपको मिलेगा, जैसे ये एडिटोरियल है, ये आप जल्द ही मतलब पहले मिल चुका है 11-12 बजे के करीब एप्लीकेशन पर, और एक लेट नाइट मिलता है वीडियो। तो ये दोनों एडिटोरियल्स, दोनों का पीडीएफ 75 डेज तक उपलब्ध होते हैं आपको, और फिर आपके पास लाइफ टाइम तक रहते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ का महत्व है कि आप रिवाइज कर सकते हैं। ये वाला कोर्स क्लोज टेस्ट पैराजंबल, ये भी आशीष क्लासेस इंग्लिश पर है, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, अ ट्रांजिएंट हाई, ये टाइटल है आज के एडिटोरियल का। ट्रांजिएंट शब्द है, इसका मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब है अल्पकालिक। इसको आप अगर सिनोनिम्स देखें इसके, तो आप कर सकते हैं ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, या फिर आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं टेम्परेरी। और हाई का मतलब है उच्च स्तर। तो जो जीएसटी का उच्च स्तर ये आया है, जीएसटी का जो रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, ये अल्पकालिक है, ये कहना चाहता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। आगे कुछ बाधाएं भी आने वाली हैं, आगे कुछ परेशानियां भी हैं, इसलिए टाइटल रखा है ट्रांजिएंट हाई। तो ट्रांजिएंट एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रखें। हाई है वो नाउन का काम यहाँ पे करेगा क्योंकि ए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। और एक रात को सेशन आ रहा है 9:15 पर, ये लाइव सेशन होता है, लाइव क्लास है। और इस क्लास में मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। सैटरडे संडे कॉमन एरर्स यहाँ पे रहेंगी, और कॉमन एरर्स रहेंगी द हिंदू न्यूज़पेपर से कंपाइल करके कुछ एरर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये वाला सेशन भी ज़रूर देखा करें। तो 5 बजे ये सेशन आपको मिलता है, 9:15 रात को लाइव ये सेशन आपको मिलेगा। लाइव इसीलिए है कि आप इंटरेक्ट कर पाएँ, कुछ पूछना हो तो पूछ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया जीएसटी रेजिम, रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, रेजिम का मतलब होता है मैकेनिज्म, या फिर रेजिम का मतलब होता है स्कीम। वैसे होने को तो गवर्नमेंट भी है, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग जो है वो सेट नहीं होगा। तो कहना क्या चाह रहा है कि भारत का जो जीएसटी का सिस्टम है, कुड नॉट हैव होप्ड,
अब ये कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पहले कुड मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट हैव एडवर्ब ऑफ निगेशन है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको हॉप्ड। तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा हो सकता था। तो भारत का जो जीएसटी रेजिम है कुड नॉट हैव हॉप्ड, वो आशा नहीं कर सकता था फॉर अ बेटर स्टार्ट, इससे ज़्यादा अच्छी स्टार्ट का, टू इट्स 5th ईयर, इसके 5वें साल में भी 2017 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था जीएसटी, ये याद रखेंगे। जुलाई 1 2017 को जीएसटी स्टार्ट हुआ, इसके 5 साल हो गए हैं, ठीक है, 5वें साल में। तो भारत का जो जीएसटी रेजिम है वो आशा नहीं कर सकता था, होप नहीं कर सकता था किसकी, अधिक अच्छे स्टार्ट की, टू इट्स 5th ईयर, और स्टार्ट किसका, अपने 5वें साल में जो प्रवेश किया है उसका इससे अच्छा प्रारंभ और क्या होता, ये कहना चाह रहा है। तो इंडिया जीएसटी रेजिम जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है कुड नॉट हैव होप्ड, ठीक है। रेवेन्यूज फ्रॉम द टैक्स, रेवेन्यूज का मतलब इनकम से है, तो टैक्स से होने वाली जो आय है ये रेवेन्यूज हिट किए, हिट का मतलब यहां पे हो गया इसने आंकड़ा छू लिया, इसने टच किया क्या, एन ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ऊपर चला गया, आज तक इतना ऊपर ये कभी नहीं गया, और कितना 1,41,384 करोड़ रुपए अप्रैल में यहां पे जीएसटी से रेवेन्यू प्राप्त हुआ। तो जीएसटी से जो टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ऑल टाइम हाई का मतलब आज तक इतना बड़ा स्तर इसने कभी प्राप्त नहीं किया। 1,41,384 करोड़ कलेक्शन हुआ अप्रैल में, सरपासिंग, सरपास का मतलब नोट करना, सरपास का मतलब होता है आउटशाइन, आगे निकल जाना, या फिर एक्लिप्स कह सकते हो, ठीक है, आगे निकल जाना, आगे निकलते हुए, सरपासिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आगे निकलते हुए किससे, द प्रीवियस मंथ रिकॉर्ड, जो पिछले महीने का रिकॉर्ड था, और वो रिकॉर्ड कितने का था, अबाउट 1.24 लाख करोड़, लगभग 1.24 लाख करोड़ का था, इस बार लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए का यहां पे कलेक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्शन था पिछले महीने का उसको भी ये पछाड़ दिया इसने, इससे भी ये आगे निकल गया है। सरपासिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। फिर समझना, रेवेन्यू सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हिट है, तो टैक्स से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ इसने ऑल टाइम हाई स्तर को यहाँ पे टच किया, हिट का मतलब यहाँ पे टच करने से है, और ये इतना रहा अप्रैल में, सरपास करते हुए, आगे निकलते हुए किससे, पिछले महीने के रिकॉर्ड कलेक्शन से। पिछले कलेक्शन कितना था, 1.24 लाख करोड़ था, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर डिजास्ट्रस पीरियड, डिजास्ट्रस एडजेक्टिव है क्योंकि देखो पहली बात तो OUS आ रहा है, तो जो OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं, OUS यहाँ पे सफिक्स है, जिस शब्दों के बाद में कुछ शब्द जुड़ता है ना, तो रूट वर्ड, मतलब यहाँ पे रूट वर्ड के अंदर लास्ट में जो वर्ड जुड़ता है, तो डिजास्टर रूट वर्ड है, डिजास्टर के अंदर हमने OUS जोड़ दिया, डिजास्ट्रस एडजेक्टिव बन गया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि डिटर्मिनर दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद में डिजास्ट्रस है, वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो दो शब्द हैं तो दूसरा नाउन होगा, पहला एडजेक्टिव होगा, ऐसे भी आप इसको डिटर्मिन कर सकते हो। डिजास्टर्स का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी, कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है, डैमेजिंग भी कह सकते हो। तो आफ्टर डिजास्टर्स पीरियड, तो एक विनाशकारी जो काल था, समय था, उसके बाद फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब जो उसके पीछे पीछे आया है ना, किसी चीज के पीछे पीछे आना, किसी चीज के परिणाम स्वरूप आना। तो ये जो विनाशकारी पीरियड किस कारण से आया था, लास्ट ईयर्स नेशनल लॉकडाउन, पिछले साल जो राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगा था उसके कारण अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी, और उसके बाद में जीएसटी रेवेन्यूज, जीएसटी के जो आय है हिट, उसने टच किया 1.05 लाख करोड़ इन अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में इतना आंकड़ा, एंड हैव शोन अ स्टेडी अपटिक, और इसने दिखाया, अब ये हैव है वो जीएसटी रेवेन्यूज को देखकर ही है, और इसने क्या दिखाया, अ स्टेडी अपटिक। स्टेडी का मतलब, स्टेडी जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, या फिर कह सकते हो इसको कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। हर चीज को नोट करते चलें, जो भी इकोनॉमी या बिजनेस आर्टिकल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स नए सीखने को मिलते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है पॉलिटिकल आर्टिकल की अपेक्षा। तो कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, कांस्टेंट, इन सभी का मतलब है लगातार। अपटिक है, अपटिक का मतलब है आप कह सकते हो ग्रोथ या फिर इंक्रीज। तो छोटी बढ़ोतरी जो होती है, स्मॉल ग्रोथ जो होती है, उसको बोलते हैं अपटिक, अपटिक नाउन है। तो कह रहा है कि भाई इसने जीएसटी रेवेन्यूज ने दिखाए हैं लगातार, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उछाल आया है, तब से लेकर अब तक, अक्टूबर से लेकर अब तक धीरे धीरे बढ़ता रहा है जीएसटी रेवेन्यू। इन टेंडम विद, इन टेंडम एक फ्रेज है, इसका मतलब है साइमल्टेनियसली, है ना, अलोंग साइड, टुगेदर, साथ साथ में,
विद होप्स ऑफ ए सस्टेन्ड रिकवरी, और साथ साथ में ये आशा भी बनी हुई है ऑफ ए सस्टेन्ड रिकवरी। सस्टेन्ड का मतलब कंटिन्यूअस है कि लगातार रिकवरी होगी, लगातार अर्थव्यवस्था है फिर से पटरी पर आ जाएगी। सस्टेन्ड एडजेक्टिव है। इन टेंडम फ्रेज है। इन टेंडम का मतलब है साइमल्टेनियसली, अलोंग साइड टुगेदर, यूँ कह सकते हो, साथ साथ में कह सकते हो। तो एक बार फिर समझना है यहाँ से कि आफ्टर डिजास्टर्स पीरियड, तो एक विनाशकारी जो समय था इकोनॉमी के लिए, और ये विनाशकारी समय किसके बाद आया था? राष्ट्रीय स्तर पे जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद। इसके बाद जीएसटी रेवेन्यूज जो हैं उसने अक्टूबर में इतना आंकड़ा यहाँ पे टच किया था, तो जीएसटी रेवेन्यूज की वर्ब हिट थी। एंड हैव, और जीएसटी रेवेन्यूज की वर्ब ही है यहाँ पे हैव दे रखा है। और इसने क्या दिखाया? जीएसटी रेवेन्यूज ने दिखाया कि लगातार यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती गई सिंस देन, मतलब तब से लेकर अब तक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। इन टेंडम विद होप, साथ साथ में ये आशाएं भी यहाँ पे नजर आई ऑफ ए सस्टेन्ड रिकवरी, के लगातार यहाँ पे रिकवरी होगी, इकोनॉमी जो है लगातार यहाँ पे पटरी पर आती जाएगी, जो पिछला दौर था वो सब पीछे छूट जाएगा। तो इस स्लाइड में आपने देखा वर्ड्स, डिजास्टर्स का मीनिंग बताया मैंने आपको, स्टेडी का मीनिंग बताया, अपटिक का मीनिंग, इन टेंडम, सस्टेन्ड, ये सब। फिर रेजिम का सिनोनिम क्या था वो बताया, ट्रांजिएंट के सिनोनिम्स क्या हैं वो, और सब्जेक्ट वर्ब हमने निकाली लिए। अगले स्लाइड में आ जाते हैं अप्रैल्स नंबर्स। तो ये कह रहे हैं अप्रैल के आंकड़े। अप्रैल्स नंबर्स का मतलब है अप्रैल के डेटा, विच आर इसेंशियली ड्रिवन। अब ये विच है वो नंबर्स के लिए है, वो आंकड़े जो कि इसेंशियली ड्रिवन, जो कि आवश्यक रूप से प्रेरित हैं या ट्रिगर्ड हैं। ड्रिवन का मतलब क्या है? ट्रिगर्ड कह सकते हो, ठीक है। ये आंकड़े किसके कारण आए हैं? तो ये आवश्यक रूप से ड्रिवन है, किसके द्वारा? ट्रांजैक्शंस इन मार्च। मार्च में जो ट्रांजैक्शंस हुए उसके कारण ये आंकड़े हैं। भी सीधी सी बात है, अप्रैल के आंकड़े हैं तो मार्च के कारण हैं, मार्च में जो आंकड़े हैं वो फरवरी के आधार पर आते हैं। भी जो भी आपने आज काम किया उसका रिजल्ट भविष्य में निकल कर आता है, ठीक वैसा ही है कि भी मार्च में आपने काम किया तो मार्च का जो कलेक्शन था उसके हिसाब से अप्रैल के आंकड़े सामने आए हैं। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो अप्रैल्स के नंबर्स के लिए है, और नंबर्स को देखकर फिर आर है, ठीक है। तो अप्रैल के जो आंकड़े हैं जो कि आवश्यक रूप से, इसेंशियली यहाँ पे एडवर्ब है, आर ड्रिवन यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रहा है, किसके द्वारा? जो ट्रांजैक्शंस हुए थे मार्च में उसके कारण ये ड्रिवन है। वर्ब बोल्स्टर्ड, अब ये आंकड़े, अब इसकी वर्ब ये है इन आंकड़ों को बोस्टर किया गया। बोस्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्टेड कह सकते हो, स्ट्रेंथेंड कह सकते हो, ठीक है। तो इन आंकड़ों को मजबूती दी गई किसके द्वारा? बाय हाइटेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाइटेंड का मतलब इंक्रीज्ड, किसके द्वारा मजबूती मिली? इंक्रीज्ड मतलब बढ़ी हुई, इंक्रीज्ड का मतलब हो गया बढ़ी हुई, इंक्रीज्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया आर्थिक क्रिया के द्वारा, ठीक है। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डाउट यहाँ पे नाउन है, नो यहाँ पे डिटर्मिनर है। यहाँ तक की बात करें तो अप्रैल के जो आंकड़े हैं जो कि निश्चित रूप से या आवश्यक रूप से, इसेंशियली का मतलब नेसेसरीली कह सकते हो, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जरूर से इसका प्रभाव ही पड़ा है। तो अप्रैल के जो आंकड़े हैं वो मार्च में जो ट्रांजैक्शंस हुए उनके कारण ड्रिवन हैं, और ये आंकड़े जो हैं इनको सपोर्ट मिला। इन आंकड़ों को सपोर्ट किसके कारण मिला? हाइटेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आर्थिक क्रिया देखने को मिली, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेज एंड, अभी मैंने रेड कलर में इसलिए किया है कि दो सब्जेक्ट थे तो इनको कनेक्ट करना था मेरे को। तो स्पेक्टर का मतलब वैसे भूत होता है, घोस्ट को बोलते हैं, फैंटम को बोलते हैं, लेकिन जो भूत है वो क्या काम करता है? डराने का काम करता है। डर का जो सोर्स है, डर का जो कारण है, उसके लिए स्पेक्टर यूज करते हैं। स्पेक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा क्योंकि द के बाद में लगा रखा है। तो द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस, तो एक तो राइजिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो कह रहा है कि बढ़ते हुए जो कोविड-19 केसेस हैं उनका जो डर है, एंड द फियर, और यहाँ पे जो डर है किसका? ऑफ एन इम्पेंडिंग लॉकडाउन, ऐसे लॉकडाउन का जो कि मंडरा रहा है, जो नजदीक ही है। इम्पेंडिंग का मतलब है इमिनेंट, इमिनेंट कह सकते हो, ठीक है, या फिर एट हैंड कह सकते हो, या अप्रोचिंग कह सकते हो। ये होता है इम्पेंडिंग, और इम्पेंडिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। कुड ऑल्सो हैव ड्रिवन, तो ये भी यहाँ पे लोगों को, ड्रिवन का मतलब हो गया ट्रिगर कर सकते थे, प्रेरित कर सकते थे, किसके लिए? टू मेक एडवांस परचेजेस, कि वो पहले से खरीदारी कर लें, एडवांस में खरीदारी कर लें। इन एंटिसिपेशन, इन मतलब पहले से ये सोच करके लॉकडाउन लगेगा, एंटिसिपेशन का पूर्वानुमान होता है, तो पहले से अनुमान लगा के लॉकडाउन लगेगा और पहले से खरीदारी कर लें। फिर समझ लो द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेज, तो यहाँ पे बता रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि अप्रैल में इतना ज़्यादा कलेक्शन कैसे हुआ, उसका विश्लेषण कर रहा है। तो ये जो कह रहा है कि भाई डर है,
किस चीज़ का? डर का जो सोर्स है कि डर इस कारण से कि राइजिंग कोविड-19 केसेस, बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस हैं। स्पेक्टर का मतलब गोस्ट होता है, GHOST, या फैंटम होता है, डर का कारण होता है। तो जो बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस का डर है, और साथ में डर किसका? लगने वाले लॉकडाउन का, इसको लूमिंग भी कह सकते हो, जो मंडरा रहा लॉकडाउन है उसका डर है। तो शायद हो सकता है कि इस कारण से इसने लोगों को प्रेरित किया हो कि वो लोग जो हैं वो एंटिसिपेशन में ही, पहले से पूर्वानुमान लगा के ही एडवांस में परचेजेस करें, एडवांस में खरीदारी करें। परचेजेस जो हैं वो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। मोर ओवर एडवर्ब है, इसका मतलब इससे भी कहीं अधिक। फर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स, फर्म्स जो भी मतलब कंपनीज वगैरह हैं, संस्थान हैं, इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स, किस प्रोसेस में? कि उनको एनुअल अकाउंट क्लोज करना था। भाई एनुअल अकाउंट क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। तो मार्च के बाद ही अप्रैल की बात ये कर रहा था, तो कह रहा था कि मार्च के ट्रांजैक्शन प्रभाव पड़ा है इस पर। इसी कारण समझा रहा है कि इससे ज़्यादा प्रभाव ये पड़ा कि जो संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, चूंकि अब उनको अकाउंट्स क्लोज करने थे, मे हैव रिमिटेड, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने रिमिट कर दिया। रिमिट का मतलब यहाँ पे कैंसिल करना है। रिमिट का मतलब कैंसिल से कह सकते हो या रिपील कह सकते हो। कैंसिल, रिपील मतलब रद्द करना, निरस्त करना। तो शायद हो सकता हो, मे दे रखा है तो संभावना है, मे हैव दे रखा है तो परफेक्ट जोड़ रखा है इसमें, तो हो सकता है कि इसने फर्म्स ने क्या कर दिया हो, हायर जीएसटी, तो ज़्यादा जीएसटी लगनी थी, उनको कैंसिल कर दिया हो बेस्ड ऑन ऑडिट एडवाइस। और ये किसके आधार पर किया होगा? ऑडिट की एडवाइस पर। ऑडिटिंग होती है ना, तो उनकी सलाह पर, ऑडिट एडवाइस के आधार पर यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने कुछ कैंसिल कर दिया हो। जबकि वाइल ए ग्रेजुअल टाइटनिंग, जबकि धीरे धीरे टाइटनिंग मतलब सख्ती यहाँ पे हुई ऑफ द कंप्लायंस रेजिम। कंप्लायंस का मतलब कंप्लाई करने का प्रोसेस, किसी चीज़ को पालन करने का प्रोसेस, जो भी कानून कायदे हैं उनका पालन करने का प्रोसेस। तो यहाँ कह रहा है रेजिम का मतलब सिस्टम बताया था, सिस्टम होता है, स्कीम होता है। जबकि धीरे धीरे, ग्रेजुअल एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्लो। तो धीरे धीरे जो सख्ती यहाँ पे की गई कि आपको जीएसटी के नियमों का पालन करना है, जीएसटी आपको समय पर भरनी ही है, थोड़ी सख्ती बरती गई। एंड प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेटेड प्रॉब्स, प्रोएक्टिव का मतलब पहले एडवांस में ही, प्रोएक्टिव का मतलब अग्र रूप से सक्रिय, पहले से ही आप कोई काम कर लो, संकटकालीन स्थितियां आने पर ना करके उससे पहले ही ये भाप के कि स्थितियां खराब होने वाली है, पहले से एक्शन ले लो, तो उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। कोऑर्डिनेटेड मतलब मिले जुले प्रयासों से, सिंक्रोनाइज एफर्ट्स, सिंक्रोनाइज कह सकते हो, हार्मोनाइज कह सकते हो। प्रोब्स का मतलब जांच, इन्वेस्टिगेशन। अगेंस्ट टैक्स पेयर्स, किसके खिलाफ? टैक्स चुकाने वालों के खिलाफ। और टैक्स चुकाने वाले कौन? यूजिंग फेक बिल्स, जो कि जाली या नकली बिलों का यूज करते हैं, किस लिए? इवेड लाइबिलिटीज, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। जिम्मेदारियां कौन सी? इवेड का मतलब है अवॉइड, जिम्मेदारियों का मतलब टैक्स भरने वाली जिम्मेदारी, अवॉइड, कि वो अपनी लाइबिलिटीज से बच सकें। तो इन चीज़ों ने भी क्या किया है? हैव प्लेड नो स्मॉल पार्ट, तो इन्होंने भी कोई छोटा रोल अदा नहीं किया है। इनके कारण भी यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा रहा। फिर समझना, तो यहाँ तक तो समझा ही दिया कि भी क्यों यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा रहा। तो शुरू में बताया इसने कि भी मार्च का प्रभाव है, मार्च का ट्रांजैक्शन यहाँ पे उसका प्रभाव है कि अप्रैल में ज़्यादा दिख रहा है आपको कलेक्शन। फिर बताया कि लोगों ने एडवांस में खरीदारी करी, क्योंकि लोगों को पता लग रहा था कि यहाँ पे कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि लॉकडाउन लगेगा, तो पहले से खरीदारी करके रख ली उन्होंने। इसके अलावा क्या हुआ कि जो फर्म्स हैं जिनको ऐप क्लोज करने थे अकाउंट मार्च के अंदर, तो इन्होंने भी शायद जो हायर जीएसटी है उनको रिमिट कर दिया होगा, है ना। ज़्यादा जीएसटी लगनी थी, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे जो जीएसटी स्लैब है वो उनको इम्पोज करना था, उसको रिमिट कर दिया होगा ऑडिट एडवाइस के आधार पर। जबकि साथ साथ में क्या हुआ कि जो कंप्लायंस रेजिम है, मतलब जो जीएसटी के नियमों के पालन करने संबंधी जो सिस्टम है, उस पर धीरे धीरे सख्ती बरती गई। और साथ साथ में क्या हुआ? प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेटेड प्रॉब्स हुई, मतलब पहले से ही एडवांस में एक्टिव होकर जो मिले जुले प्रयासों से जो जांच की गई टैक्स पेयर्स के खिलाफ। टैक्स पेयर्स कौन से? जो कि फेक बिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जाली या नकली बिलों का इस्तेमाल करते हैं। फेक का मतलब होता है फोर्जरी, या काउंटरफीट भी कह सकते हो, या शैम भी कह सकते हो। तो जो झूठे बिलों का इस्तेमाल करते हैं लाइबिलिटीज से बचने के लिए, उनके खिलाफ जो जांचें की गई, तो इन सब चीज़ों ने भी कोई छोटा रोल अदा नहीं किया। इनके कारण भी यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा रहा। समझ में आ गई होगी बात। तो थोड़ा सा बनाया कॉम्प्लिकेटेड गया हो, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया। तो इस स्लाइड में आप देखें, बॉल्स्टर का मीनिंग स्ट्रेंथन, सपोर्ट,
फिर यहाँ पे स्पेक्टर का मीनिंग गोस्ट या फैंटम होता है, PHANTOM फैंटम या गोस्ट, और इसका जो सोर्स है, डर का स्रोत है, उसको बोलेंगे। इम्पेंडिंग के ये सब सिनोनिम्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। फिर रिमिट का मतलब कैंसिल, रिपील, ये सब होता है। फिर इसके बाद में कंप्लायंस है, वो कंप्लाई करने का प्रोसेस है, आज्ञा का पालन करना, नियमों का पालन करना। इवेड का मतलब अवॉइड, बचना है। बाकी जो अंडरलाइन पार्ट है येलो कलर में है वो सब सब्जेक्ट हैं, उसकी वर्ब हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, आगे देखिए। इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शंस है डिप्ड। डिप का मतलब देखो, डिप का मतलब है डिक्लाइन, गिरना, डिक्लाइन, डिक्रीज, प्लमेट भी कह सकते हो। तो अप्रैल 2020 में जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो गिर गए थे। ये पिछले साल की बात कर रहा है, अभी तो अप्रैल 2021 चल रहा है। तो 2020 में जीएसटी कलेक्शन गिर गए थे टू अ मेयर 32,172 करोड़। कितना पहुंच गया था? 32,172 करोड़ पे पहुंच गया था। कारण क्या था? आफ्टर ऑल एक्टिविटी ग्राउंड टू अ हॉल्ट। तो ये एक फ्रेज है भाई, ये एक फ्रेज होती है, ग्राइंड टू अ हॉल्ट, ग्राइंड टू अ हॉल्ट। अब ये तो हालांकि पास्ट में दे रखा तो ग्राउंड कर दिया इसने। ग्राइंड टू अ हॉल्ट का मतलब होता है धीरे धीरे, गति कम होते होते एकदम से रुक जाना। ठीक है, स्लो डाउन होते होते एकदम से रुक जाना, क्योंकि सारी एक्टिविटी जो है वो रुक गई थी एट 4 आवर्स नोटिस, केवल 4 घंटों के नोटिस पे। इन लेट मार्च, मार्च के अंतिम सप्ताह में 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो 4 घंटे के नोटिस पे पूरी क्रियाएं एकदम से रुक गई थी। इस कारण से कलेक्शन जो है अप्रैल में, चूंकि मार्च में हुआ तो अप्रैल में कलेक्शन हुआ वो इतना ही हुआ। समझ में आ रही बात? फिर समझना एक बात यहाँ पे समझो, 4 आवर्स, ये जो प्लूरल दे रखा है इस कारण से एस के बाद अपोस्ट्रोफी है। अगर ये 1 आवर होता तो फिर आवर्स लगता। अगर प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस और ईएस एंडिंग नाउन्स के साथ लगाना है, तो एस और ईएस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, अप्रैल 2020 में जीएसटी की कलेक्शंस जो हैं वो गिर कर कितने रह गए थे? 32,172 करोड़ रह गए थे। किसके बाद? जब सभी एक्टिविटी जो है वो रुक गई थी 4 घंटों के नोटिस पर, और ये मार्च के लास्ट वीक की बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट येट बी एज बैडली अफेक्टेड, तो कह रहा है आर्थिक क्रिया में संभावना बता रहा है, हो सकता है नॉट येट बी एज बैडली अफेक्टेड, कि यट का मतलब फिर भी को बोलते हैं, है ना। ये यहाँ पे अनटिल नाउ के अर्थ में आ रहा है। यहाँ पे यट जो है वो आ रहा है अनटिल नाउ, अब तक। ठीक है, तो कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अब तक भी शायद हो सकता है कि इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुई है। अमिडस्ट द पेंडेमिक सेकेंड वेव, अमिडस्ट का मतलब के बीच, पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, सेकेंड वेव दूसरी लहर। तो दूसरी लहर जो चल रही है फिलहाल, तो उतनी बुरी प्रभावित नहीं जितना कि पिछले साल हुई थी। तो आर्थिक क्रिया जो है वो हो सकता है कि अभी तक उतने बुरी तरह प्रभावित नहीं हुई है जितना कि पहले हुई थी इस वैश्विक महामारी के दूसरी लहर के बीच। अमिड का, अमिडस्ट का मतलब है के बीच। अच्छा, अमिड और अमिडस्ट में कई बच्चे डिफरेंस पूछते हैं कि अमिड डिफरेंस क्या है। वैसे देखो कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई एरर वाला क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। और इसमें वैसे देखना चाहो तो अमिड और अमिडस्ट, अगर आप द लगाते हो ना इसके बाद में, अगर आप द लगा के कोई नाउन लगाते हो आगे, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अगर द नहीं लगाते हो तो फिर देखना पड़ता है कि साउंड कैसा है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रखा हो, द नहीं लगाओ, मान लो कोई नाउन लगा रखी, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो फिर लगाना होता है अमिड। और अगर वाउल साउंड लगाना हो, वाउल साउंड दे रखा हो, तो लगाना होता है अमिडस्ट। और ठीक ऐसी ही स्टोरी लागू होती है अमंग और अमंगस्ट पर। मैं रिपीट कर दूं कि इसमें अमिड और अमिडस्ट है या अमंग अमंगस्ट है, अगर आगे द लगा के नाउन दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों में से कोई सा भी यूज कर, जैसे कि यहाँ पे द लगा रखा है तो आप अमिड लगाते तो भी ठीक था, अमिडस्ट लगाए तो भी ठीक है। अब मान लो यहाँ पे द नहीं होता और ये पेंडेमिक होता, तो फिर अमिड पेंडेमिक होता, क्योंकि पेंडेमिक कॉन्सोनेंट साउंड है, पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पे पे ना होके कोई मतलब वाउल साउंड होता, स्वर ध्वनि होती, तो फिर अमिडस्ट का यूज करते। ये डिफरेंस होता है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते नहीं, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दोनों का ही यूज किया जाने लगा है, इसलिए क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इस स्लाइड में डिप का मीनिंग देखना था, ग्राउंड टू अ हॉल्ट, जो कि ग्राइंड टू अ हॉल्ट का सेकंड फॉर्म दे रखी है, इस कारण इसका मीनिंग देखना है, फ्रेज है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब हमने देखा, जीएसटी कलेक्शंस की वर्ब है डिप्ड है, ऑल एक्टिविटी की वर्ब ग्राउंड टू अ हॉल्ट है, ग्राउंड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वर्ब है वो मे और बी है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें, सो फार, अब तक। गोइंग बाई, गो बाई का मतलब है इसके अकॉर्डिंग चलना, इसके अनुसार चलना। गोइंग बाई द रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध, इम्पोज्ड मतलब थोपना, ये क्लैंप डाउन इसका सिनोनिम होता है। तो वो प्रतिबंध जो थोपे गए हैं इन सेवरल स्टेट्स, अनेकों राज्यों में, सेवरल है वो क्या है, डिटर्मिनर है, सेवरल के बाद में नाउन है, प्लूरल लगती है। तो अब तक
अगर आप उन रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग देखें, उन प्रतिबंधों के अकॉर्डिंग देखें जो थोपे गए हैं, जो लगाए गए हैं अनेकों राज्यों में, सप्लाई चेन डिसरप्शंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ चैलेंजिंग। तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जो भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है, डिसरप्शंस का मतलब व्यवधान, डिस्टर्बेंस, आर नॉट एक्सपेक्टेड, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है टू बी अ चैलेंजिंग, कि इतनी चैलेंजिंग होगी जितना कि पिछली बार हुआ था। उतना चुनौतीपूर्ण है नहीं, क्योंकि इस बार देखो कई रेस्ट्रिक्शंस तो लगे हैं, लेकिन फिर भी आवागमन वैसे मतलब बिल्कुल से रोका नहीं गया है पिछले साल के जैसे, इस प्रकार से कह रहा है। तो अब तक रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग देखें जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं अनेकों राज्यों में, तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जो व्यवधान हैं, वो ऐसा लगता नहीं है कि उतने चैलेंजिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर एक्सपेक्टेड है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। टू बी यहाँ पे क्या हो गया, टू बी यहाँ पे हो गया आपका इन्फिनिटिव। एज है वो पता है आपको कि एक तो कंजंक्शन के रूप में आता है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन नहीं है, यहाँ एडवर्ब के रूप में। चैलेंजिंग है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखो, हाउ एवर, हालांकि ये एडवर्ब हो गया। वीकनिंग डिमांड, डिमांड कैसी, कमजोर होती हुई, डिबिलिटेटिंग डिमांड, इरोडिंग डिमांड, है ना, ये सब कह सकते हो। वीकनिंग का मतलब कमजोर होता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिमांड यहाँ पे नाउन है। हालांकि जो कमजोर होती हुई डिमांड है, विल ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है स्टिम्युलेट करना, स्टिम्युलेट करना, उत्प्रेरित करना। हालांकि जो कमजोर होती हुई डिमांड है वो यहां पे स्टिम्युलेट करेगी किस चीज को, रिकैलिब्रेशन को। रिकैलिब्रेशन क्या होता है, तो आप ये समझो रिकैलिब्रेट क्या होता है। रिकैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट का मतलब होता है रिड्रेस करना या फिर रेक्टिफाई करना या फिर रिवाइज करना। ठीक है, ये सब मीनिंग होते हैं इसके, रिवाइज करना कहने का मतलब किसी चीज को ठीक करना, फिर से किसी चीज में सोचना। ठीक है, ये होता है रिड्रेस, रेक्टिफाई, रिवाइज। तो उसी का प्रोसेस है, नाउन बना दिया रिकैलिब्रेट को, तो रिकैलिब्रेशन नाउन हो गया। ये लगा रखा है यहाँ पे डिटरमिनर, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नाउन है। तो कह रहा है कि भाई हालांकि जो कमजोर होती हुई डिमांड है वो यहाँ पे ट्रिगर करेगी रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रोडक्शन को। किसको ट्रिगर करेगी, रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट जो आपकी योजनाएं हैं, ठीक है, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स है उसको आप फिर से रिवाइज करें, उसके बारे में फिर से सोचें, थोड़ा सुधार उसमें करें, ये यहाँ पे कह रहा है। तो हालांकि वीकेनिंग डिमांड ये सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब विल ट्रिगर है। तो इस कमजोर होती हुई मांग जो है, मांग चूंकि कमजोर हो चुकी है मार्केट में, तो इससे क्या होगा, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ट्रिगर करेगा, ये उत्प्रेरित करेगा कि प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट संबंधी, उत्पादन संबंधी जो आपकी योजनाएं हैं, निवेश संबंधी योजनाएं हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, उनके विषय में फिर से सोचा जाए, उनको और अधिक सुधारा जाए। सम ऑफ विच हैज़ बिगन टू किक इन, और सम कुछ ये योजनाओं के लिए है, उन योजनाओं में से कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। किक इन का मतलब स्टार्ट होना ही बोलते हैं, और वैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई इनको लागू होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उनमें से कुछ योजनाएं जो हैं हैज़ बिगन, उसकी शुरुआत हो चुकी है, टू किक इन, किक इन का मतलब यहाँ पे लागू होना मान सकते हो, किक इन स्टार्ट होना होता है। तो ये यहाँ पे अब लागू होना शुरू हो गई है, कुछ चीज़ें इनमें से लागू करना शुरू कर दिया गया है, मतलब चेंजेस आने लग गए हैं, रिवीजन शुरू हो गया है प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। ठीक है, आगे देखें, कंसीडर सम इंडिकेटर्स। तो कुछ इंडिकेटर्स को अगर कंसीडर करें, कंसीडर का मतलब सोचना, थिंक ओवर। सम इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स, सम डिटरमिनर है, सम के बाद जब नाउन काउंटेबल आती है तो प्लूरल लगती है। तो कुछ इंडिकेटर्स को अगर कंसीडर करें, कौन से इंडिकेटर्स हैं, हाइफन लगा के बताया। मेजर टू व्हीलर्स प्रोड्यूसर्स, मेजर का मतलब मुख्य, बड़े, टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स का मतलब जो दोपहिया वाहन बनाते हैं, जैसे बाइक बनाते हैं, स्कूटी बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स। सो इन्होंने देखा, सेल्स प्लमेट, प्लमेट का मतलब होता है नीचे गिरना, तेजी से नीचे गिरना, तो डिक्लाइन कह सकते हो आप, डिप कह सकते हो। ठीक है, नोज डाइव कह सकते हो, तेजी से नीचे गिरने को बोलते हैं प्लमेट। तो यहाँ पे जो मुख्य टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने क्या देखा कि बिक्री यहाँ पे गिर गई बाय अराउंड अ थर्ड, लगभग कितना, 1/3 इन अप्रैल में, कंपेयर्ड टू मार्च, किसकी तुलना में, मार्च से अगर कंपैरिजन करें तो। ठीक है, तो कह रहे हैं कुछ इंडिकेटर्स को कंसीडर करें। तो यहाँ पे कहा है कि मुख्य जो टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या देखा कि बिक्री में गिरावट आई है और लगभग 1/3 के करीब गिरावट आ गई है अप्रैल में मार्च की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि अब चूंकि देखो हालात और ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए अगर आप इससे खुश हो जाएं
कि अप्रैल में कलेक्शन अच्छा हुआ है और फिर आप एकदम निश्चिंत बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा विश्लेषण कर रहा है लेखक कि पिछले बार तो ठीक है, मार्च का समय गुजरा, मार्च में लोगों ने परचेजिंग अच्छे से कर ली, कुछ यहाँ पे आपने सख्ती बरती कि ठीक है आपको जीएसटी कंप्लायंस में टाइटनिंग आपने रखी, कुछ आपने जांच करी समय समय पर ताकि वो फेक बिल ना बना पाएँ जो टैक्स पेयर्स हैं, बचने के लाइबिलिटीज़ से। तो इन चीज़ों में प्रभाव पड़ गया, लेकिन अभी हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं, ये समझाना चाह रहा है। आगे कह रहा है प्लांट शटडाउन्स। प्लांट शटडाउन्स का मतलब जो भी निर्माण संयंत्र जो होते हैं ना, जैसे कोई बाइक या फिर स्कूटी बना रहे हैं तो उसके लिए जो बनाने का जो एक प्लांट है, उनका शटडाउन्स है वो बंद हुए। हैव ग्रेजुअली, इन चीज़ों ने जो शटडाउन्स हुए इन्होंने धीरे धीरे बिगन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, शुरू कर दिया टू रिड्यूस, कम करना। क्या? इन्वेंट्री बिल्डअप्स। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है और बिल्डअप का मतलब इंक्रीज है। बिल्डअप से मतलब है इंक्रीज, कि पहले तो ठीक है स्टॉक अच्छा था, लेकिन अब चूंकि प्लांट शटडाउन हो गए तो ये वाहन बनने बंद हो गए, इस कारण से स्टॉक में धीरे धीरे कमी आने लग गई। ठीक है। इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में, रिपोर्ट का नाम है वॉल ऑफ वरी। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। क्रिसिल ये एक एजेंसी है, इसने क्या किया? चेतावनी दी है। ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इसने चेतावनी दी है कि अनेकों ऐसे संकेतक हैं स्लाइडिंग जो गिर रहे हैं, गिरावट आ रही है। सिंस मिड अप्रैल, कब से? मिड अप्रैल से। इंक्लूडिंग जीएसटी ई वे बिल्स, और इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, इसमें ई वे बिल्स भी शामिल है। ई वे बिल का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। ये क्या होता है? जैसे कोई सामान आप यहाँ से कहीं दूसरे स्टेट में लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो वो ई वे बिल आपको पे करना पड़ेगा अगर आपका सामान 50,000 से ज़्यादा का सामान है। अगर जो सामान आप कैरी कर रहे हो ट्रक के द्वारा या किसी भी माध्यम से, तो वहाँ पे अगर 50,000 से अधिक का सामान है और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो फिर आपको वो उसका जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसको ई वे बिल बोलते हैं। तो इसमें जीएसटी ई वे बिल्स भी शामिल हैं और विच आ रहा है इस ई वे बिल्स के लिए। ये जो ई वे बिल्स हैं इसमें गिरावट आई बाई ओवर 6%। कितनी? 6% से अधिक तक। बाई मतलब तक, ओवर मतलब अधिक, 6% से अधिक तक, 2 वीक्स इन अ रो। और ऐसा कब तक चला? 2 सप्ताह इन अ रो, मतलब कंसेक्यूटिवली, कंटिन्यूअसली, लगातार 2 सप्ताह ऐसा चला। फिर समझना, एक रिपोर्ट में, रिपोर्ट का नाम वॉल ऑफ वरी है, इसमें क्रिसिल एक एजेंसी है, इसने क्या किया? चेतावनी दी। क्रिसिल की वर्ब हैज़ वार्न्ड है। किसकी चेतावनी दी? कि अनेकों इंडिकेटर्स हैं जो गिर रहे हैं, स्लाइडिंग सिंस मिड अप्रैल। काफ़ी इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी संकेतक हैं जिसमें दिख रहा है कि गिरावट आ रही है अप्रैल के मध्य से ही, जिसमें कि जीएसटी ई वे बिल्स भी शामिल है। और ई वे बिल्स में बताया कि इसमें गिरावट कितनी आ गई है? 6% से अधिक तक की गिरावट आ गई है और 2 सप्ताह हो गए लगातार इसमें गिरावट आ रही है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ग्रोथ, तो कह रहा है कि निर्माण क्षेत्र में जो ऑर्डर दे के, निर्माण क्षेत्र में जो ऑर्डर पे निर्माण होता है, किसी कंपनी में जितने ऑर्डर्स होंगे उसी के हिसाब से निर्माण कार्य होता है, तो उसकी जो ग्रोथ है, हिट, इसने हिट किया, हिट का मतलब टच किया, प्रभावित किया, एन 8 मंथ लो इन अप्रैल। कितना आंकड़ा टच किया? 8 महीने का निम्नतम स्तर पे ही आ गया। ठीक है। तो निर्माण क्षेत्र में जो ऑर्डर्स की ग्रोथ है, ऑर्डर्स यहाँ प्लूरल है, इसी कारण देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफी है, तो निर्माण क्षेत्र में जो ऑर्डर्स की ग्रोथ है इसने 8 महीने के निम्नतम स्तर को टच किया। एज पर IHS मार्केट किसके अनुसार है? ये इस एजेंसी के अनुसार है। एंड द पेंडेमिक सर्ज, और कह रहा है जो इस वैश्विक महामारी में अचानक से उछाल आया। सर्ज का मतलब पता ही है, हम काफ़ी दिनों से लगातार इस वर्ड को देख ही रहे हैं। सर्ज का मतलब ग्रोथ। ठीक है। तो कह रहा है कि जो इस पेंडेमिक सर्ज है, इस पेंडेमिक में जो उछाल आया है, वृद्धि हुई है। एंड डेस्परेट शॉर्टेज, डेस्परेट का मतलब यहाँ पे सीवियर है, सीवियर, सीरियस या एक्यूट, और काफ़ी गंभीर जो ये कमी है किसकी? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा की। हैव प्रॉम्प्टेड, तो इन दोनों चीज़ों ने क्या किया है? प्रेरित किया है। प्रॉम्प्टेड का मतलब स्टिम्युलेट है, प्रेरित करना, ट्रिगर करना। किस चीज़ को? इंडस्ट्री लीडर्स, जो भी इंडस्ट्री है उसके लीडर्स को, टू पिच फॉर ए स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। ये इंडस्ट्री कौन? ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहा है। इसमें जो भी लीड करने वाले लोग हैं उनको प्रेरित किया है कि वो पिच फॉर का मतलब यहाँ पे है किसी को परसुएड करना, किसी को मना लेना कोई काम करने के लिए। तो इनको ऐसे प्रेरित कर दिया कि ये लोग अब स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की मांग करने लग गए हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सख्त लॉकडाउन की मांग करने लग गए हैं। ए लगा हुआ है तो स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव है, लॉकडाउन नाउन है। फिर समझना, एंड द पेंडेमिक सर्ज एंड डेस्परेट शॉर्टेज, 2 चीज़ें बताई। एक तो वैश्विक महामारी में उछाल आया, दूसरा जो काफ़ी गंभीर कमी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन दोनों चीज़ों ने क्या किया?
इन्होंने जो हेल्थ इंडस्ट्री है इसके जो लीडर्स हैं, ठीक है, यूनियन होती है हर जगह की, तो इनके जो लीडर्स हैं इनको प्रेरित कर दिया कि ये डिमांड उठाने लग जाएं, ये यहाँ पे कोशिश करें मनाने की सरकार को कि स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लग जाए, ठीक है। इट वुड बी फूल हार्डी एडजेक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे फुलिश कह सकते हो या स्टूपिड कह सकते हो, वैसे लापरवाही पूर्ण भी कह सकते हो, तो ये अनवाइज भी कह सकते हो। तो इट वुड बी फूल हार्डी, ये मतलब एकदम मूर्खतापूर्ण होगा, ये लापरवाही पूर्ण होगा। नाउ अब टू एक्सपेक्ट जीएसटी एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज, क्या लापरवाही पूर्ण होगा? एक्सपेक्ट करना क्या? जीएसटी और अदर टैक्स रेवेन्यूज, कि जीएसटी और अन्य जो टैक्स से होने वाली आय है टू स्टे रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है स्ट्रांग, कि अभी भी वो स्ट्रांग बनी रहेगी। टिल द गवर्नमेंट गेट्स ए बेटर ग्रिप, कब तक? जब तक कि गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी पकड़, ग्रिप का मतलब कंट्रोल, अच्छी पकड़ यहाँ पे नहीं बना लेती है ऑन इन्फेक्शंस, संक्रमण पर, एंड वैक्सीनेशन, टीकाकरण पर। फिर समझना, तो ये मूर्खतापूर्ण होगा या लापरवाही पूर्ण होगा। अब ये एक्सपेक्ट करना, ये आशा करना कि जीएसटी और अन्य टैक्स जो रेवेन्यूज है, जीएसटी से होने वाली जो आय है और अन्य जो टैक्स से होने वाली आय है वो अभी भी स्ट्रांग बनी रहेगी, ऐसा मानते हो अगर आप, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। और ये कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि सरकार अच्छी से ग्रिप हासिल ना कर ले, होल्ड हासिल ना कर ले, कंट्रोल ना हासिल कर ले इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन पर। भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया, वैक्सीनेशन ठीक तरीके से चलता रहेगा, तभी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू जैसे कि अप्रैल में हुआ है वैसे आगे भी हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो अभी अगर ये सोचोगे वैसा ही रहेगा, उतना ही रोबस्ट रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। विल द असेंबली पोल्स ओवर, अब कह रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं, है ना, इस चीज़ के साथ कि विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं, द सेंटर मस्ट अर्जेंटली कन्वीन। कन्वीन का मतलब यहाँ पे क्या है? कम टुगेदर, मीटिंग के लिए इकट्ठे होना। कम टुगेदर कह सकते हो या गैदर कह सकते हो, मीटिंग के लिए एकत्रित होना। तो विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं, तो सेंटर को यहाँ जरूर से जरूर अर्जेंटली क्या करना चाहिए? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को बुलाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को यहाँ पे मतलब इस बैठक को बुलाना चाहिए, मीटिंग लेनी चाहिए। सेंटर सब्जेक्ट है, मस्ट और कन्वीन इसकी वर्ब थी। टू ऐड टू व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, ऐड का मतलब जोड़ना, किसमें? व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, जो पहले से बकाया है उसमें और चीज जोड़ दो, ठीक है। तो कह रहा है टू ऐड, जोड़ना, किसमें? व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, जो पहले से बकाया है उसमें और चीज जोड़ना। समझाया है क्या चीज जोड़ रहे हो? रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्लैब। रैशनलाइजेशन का मतलब है आप कह सकते हो मेक इफेक्टिव, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव, इसको लिख लो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने की क्रिया। जीएसटी रेट स्लैब, स्लैब समझते ही हो, जीएसटी रेट स्लैब का मतलब है कि जीएसटी में रेट के जो एक कह सकते हो कुछ अलग अलग स्लैब्स बनी हुई हैं, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी मान लो इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि टू ऐड टू व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, जोड़ना किस चीज में? जो पहले से पेंडिंग है। और कैसे कैसे जोड़ रहे हैं? एक तो यहाँ पे जीएसटी रेट स्लैब्स को इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जीएसटी के जो रेट की कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज जीएसटी लगाया जाता है, तो उसमें उसको इफेक्टिव बनाया जाना। दूसरी बात, रीजिग, रीजिग का मतलब नोट करो, रीजिग का मतलब है चेंज, या फिर इसका मतलब है ऑल्टरेशन, या फिर इसका मतलब है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अ रीजिग ऑफ रेट्स, दूसरी तरफ क्या है कि फिर से रेट्स को रीजिग करना ऑन क्रिटिकल पेंडेमिक सप्लाईज, ठीक है। और रेट्स कौन सी? क्रिटिकल पेंडेमिक सप्लाईज, जो महत्वपूर्ण वैश्विक महामारी संबंधी सप्लाईज हैं। अभी फिलहाल जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता, खाने पीने का सामान है, ज़्यादा आवश्यकता है, जो भी फिलहाल ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है या किसी मास्क की ज़्यादा ज़रूरत है, इस प्रकार से जो भी मतलब चीज़ें फिलहाल ज़्यादा चाहिए ना, उस पे रेट्स थोड़ी सी रीजिग करें, रीअरेंज करने की प्रक्रिया है कि इनको थोड़ा कम कर लो रेट्स को, ताकि आसानी से एक्सेसिबल हो जाए। एंड द प्रिकली इश्यू, प्रिकली का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट। अब ये ध्यान रखो कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि इश्यू यहाँ पे नाउन है। और जो गंभीर मुद्दा है या फिर जटिल मुद्दा है, किस चीज़ का? ब्रिंगिंग फ्यूल टुगेदर अंडर जीएसटी, कि फ्यूल को भी अंडर जीएसटी लेकर आए, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अधीन लेकर आ जाएं। तो द काउंसिल मस्ट बिगिन गियरिंग अप, तो ये जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल की बात है, तो इसको क्या करना चाहिए? जरूर से जरूर शुरू कर देना चाहिए। क्या चीज़? गियरिंग अप, तैयारियां करना। गियर अप का मतलब तैयारियां करना। अर्ली, जल्दी से,
फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स, किसकी तैयारी करनी चाहिए? शॉर्टफॉल्स, जो कमियां हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स की, सेंटर को जीएसटी कंपनसेशन देना पड़ता है स्टेट्स को, कि स्टेट्स को चूंकि जीएसटी लागू होने के बाद से सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि जो तुम्हारा नुकसान होगा उसका कंपनसेशन हमारे से ले लेना, तो इसमें हमेशा से कमी चल ही रही है। सेंटर पूरा मतलब कंपनसेशन जो है पूरी भरपाई कर ही नहीं पाती है, तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। दैट में अराइज दिस ईयर, और ये जो चीज़ है दैट यहाँ पे ये कंपनसेशन के लिए है, तो जीएसटी कंपनसेशन जो स्टेट्स को दिया जाना है वो इस साल बढ़ सकता है। फिर समझना, कह रहा है कि भाई जो पहले से ही पेंडिंग चल रहा है काम काज उसमें और चीज़ें ऐड करना, जैसे कि एक तो रेट स्लैब्स जीएसटी की है उसको इफेक्टिव बनाने की क्रिया, दूसरा जो महत्वपूर्ण पेंडेमिक सप्लाईज हैं उनको रिजिग करने का प्रोसेस, उनको फिर से रीअरेंज करने का प्रोसेस, और तीसरा जो यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल को भी आप जीएसटी के अधीन लाना चाहते हो, तो ये काम आपको करने हैं। पहले से ही बहुत सारे काम पेंडिंग है, ये और जोड़ना चाह रहे हो आप, तो इस तरीके से तो काउंसिल को यहाँ पे जरूर तैयारियाँ करनी पड़ेगी जल्द से। किसकी तैयारियाँ करनी पड़ेगी? कि यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन जो स्टेट्स को दिया जाना है उसमें जो कमियाँ हैं, उसकी शॉर्टफॉल्स, उनमें जो कमियां हैं उनके लिए गियर अप होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनसेशन जो है इस साल बढ़ सकता है। इंडिया कैन इल अफोर्ड मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, आप इसको ऐसा पढ़ो, कैन नॉट अफोर्ड। भारत यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत इस चीज़ को वहन नहीं कर सकता। क्या? अ रिपीट ऑफ द 2020 फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब है क्लैश, झगड़ा, मुकाबला। तो 2020 में क्या हुआ था कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो गया था इस बात को लेकर। सेंटर वाले डिमांड कर रहे थे कि हमारे कंपनसेशन दो, और सेंटर का ये था कि हमारे पास पैसे फिलहाल है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो भारत है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ पे फिर से देखने को मिले जो 2020 में यहाँ पे आमना सामना हुआ था सेंटर और स्टेट्स का, वैसा ही यहाँ पे फिर से देखने को मिले, ऐसा नहीं यहाँ पे वहन कर सकता। बिटवीन के साथ में एंड लगता है। दैट ऑलमोस्ट अपेंडेड, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? दैट यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट, एक मिनट रुको, दैट ऑलमोस्ट अपेंडेड द वेरी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द जीएसटी इमर्ज्ड फ्रॉम। एक तो देखो फेडरलिज्म का लिखो, फेडरलिज्म का संघवाद को बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत के अंदर, भारत एक संघ है जिसमें राज्य जो हैं वो सब मिलकर वो सब काम करेंगे, सारे राज्य मिलकर काम करेंगे। ये भारत का एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि भारत जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि रिपीट ऑफ 2020 फेस ऑफ यहाँ पे देखने को मिले बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। किन के बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। दैट ऑलमोस्ट अपेंडेड, जिसने कि लगभग, अब ये जो फेस ऑफ हुआ था उसके लिए आ रहा है। ये जो मुकाबला हुआ था, ये जो क्लैश हुआ था, ये झगड़ा हुआ था सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इसने लगभग क्या कर दिया था? अपेंड कर दिया था। अपेंड का मतलब यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा विकृत कर दिया था। ठीक है, इसने जो वेरी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कौन सी स्पिरिट? जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, संघवाद की जो भारत की एक नींव है ना, उसको इसने लगभग अपेंड कर दिया था, लगभग इसने थोड़ा सा डिटीरियोरेट कर दिया था, है ना। द जीएसटी इमर्ज फ्रॉम, और ये फेडरलिज्म से ही तो जीएसटी का जन्म होता है। जीएसटी जो आई है अस्तित्व में, इमर्ज हुई है, ये फेडरलिज्म से ही इसका जन्म होता है, और इस फेडरलिज्म का जो सिस्टम है इसी को इसने अपेंड करके रख दिया। ठीक है, अपेंड वैसे अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग देखने को मिलेंगे, कि जैसे ऊपर से नीचे कर देना, लुढ़का देना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब लिख लो अफेक्ट ड्रेस्टिकली, काफ़ी बुरी तरह प्रभावित करना। अफेक्ट ड्रेस्टिकली, काफ़ी बुरी तरह प्रभावित करना। ठीक है, तो ये जो फेस ऑफ हुआ था इसने लगभग बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। जो स्पिरिट है, वेरी स्पिरिट का मतलब वेरी यहाँ पे इम्फेटिक एडजेक्टिव है, वो स्पिरिट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट है भारत में, भारत एक संघ है, राज्यों के साथ मिलकर काम करना होता है, सभी राज्यों को मिला साथ लेकर चलना होता है, तो ये जो स्पिरिट है इसको इसने बहुत बुरे प्रभावित किया था, और ये वो फेडरलिज्म की स्पिरिट है, वहीं से तो ये जीएसटी जो है इमर्ज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपका एडिटोरियल कंप्लीट होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपने सीखे होंगे। अब देखिए रिवीजन देखते हैं। प्रिकली, प्रिकली का मतलब है डिफ़िकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड, तो फर्स्ट को जोड़ेंगे बी से। रिजिग अभी देखा था, रिजिग का मतलब चेंज है, बदलाव है, तो ई से। डेस्परेट सीवियर को बोलते हैं, गंभीर को बोलते हैं, एक्यूट, सीवियर, सीरियस। किकिन का मतलब स्टार्ट है, सी प्रारंभ होना, और रिकैलिब्रेट का मतलब है रिड्रेस, रेक्टिफाई करना, रिड्रेस करना, ठीक है, रिवाइज करना। तो ये था आज का एडिटोरियल। कल से नया बैच स्टार्ट होगा,
2 एडिटोरियल्स अगर आपको पर डे चाहिए हो, दोनों का PDF चाहिए हो तो एप्लीकेशन पे जुड़ जाएंगे आप। और दूसरा जो आशीष क्लासेस नया एप्लीकेशन है, वहाँ पर ट्रांसलेशन का बैच लॉन्च कर दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च की ई बुक, तीनों की एक ई बुक लॉन्च कर दी गई है। ग्रामर का कोर्स वहाँ पे है ही, तो आप उनको भी विजिट करें, देखें। और रात को 9:15 पर क्लास लेना ना भूलें, लाइव क्लास होगी, आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप रेगुलर उस क्लास में रहेंगे, बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। इस तरह के जो आर्टिकल आते हैं, बिजनेस आर्टिकल, वो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे अगर उस क्लास में आप रेगुलर आएंगे तो चलिए मुलाकात करेंगे 9:15 पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।